वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट को ही कंटिन्यू करेंगे। प्रॉब्लम ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, दिस इज़ पार्ट 2। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट के क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं और किस तरह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर क्लियर किया था कि क्या होती हैं। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है एनपीए को, मतलब एनपीए को जो फेस करना, एनपीए की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। तो इसके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं किसी पर्टिकुलर बैंकिंग सिस्टम के ऊपर। तो सबसे पहला है रिडक्शन इन प्रॉफिटेबिलिटी। एनपीए की वजह से बैंक्स को बहुत ज़्यादा लॉस को फेस करना पड़ता है। एनपीए की वजह से क्योंकि रिकवरी नहीं हो पाती हैं तो बैड डेट्स होते हैं बैंक्स के, और जब बैड डेट्स होते हैं तो बैंक का प्रॉफिट कम हो जाता है। बैंक को बैड डेट्स को कवर करने के लिए नए प्रोविज़न क्रिएट करने पड़ते हैं, और जैसे नया प्रोविज़न होता है तो इससे भी बैंक का प्रॉफिट कम हो जाता है। तो इससे जो बैंक के शेयर होल्डर होते हैं उनकी जो अर्निंग पावर है, जो अर्निंग कैपेसिटी है, वो कम हो जाती हैं। सेकंड जो इम्पैक्ट है नॉन परफॉर्मिंग एसेट का, वो है दैट इज़ सेकंड इम्पैक्ट है नॉन परफॉर्मिंग एसेट का, दैट इज़ रिडक्शन इन लिक्विडिटी। एनपीए के अंदर जब अमाउंट ब्लॉक हो जाती हैं तो बैंक की जो लिक्विड पोजीशन है वो भी अच्छी नहीं रहती हैं। जो अमाउंट एनपीए के अंदर ब्लॉक हो चुकी हैं तो उस अमाउंट को क्रेडिट क्रिएट करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। तो इस ब्लॉक्ड अमाउंट से बैंक की जो लैंडिंग कैपेसिटी है, जो बैंक पहले पैसा उधार दे सकता था अब वो नहीं दे पाता। तो बैंक को अपने डिपॉजिट होल्डर को तो पे करना पड़ेगा जब भी वो डिमांड करेंगे, लेकिन जो अमाउंट है वो एनपीए के अंदर ब्लॉक है जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता। इससे बैंक की जो लिक्विड पोजीशन है उसका, उसके ऊपर कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट उसका पड़ता है एनपीए का। थर्ड आता है ह्यूज रिकवरी कॉस्ट। अगर बैंक एनपीए को रिकवर करना भी चाहता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करना पड़ता है, और कई बार तो ये जो खर्चे होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं, जैसे जो डेप्ट रिकवरी ऑफिसर्स होंगे जिनको अपॉइंट किया जाएगा तो उनको सैलरी पे करनी पड़ेगी, प्लेस्ड एसेट के ऑक्शन के ऊपर खर्चा पे करना पड़ेगा, उसकी नीलामी करवानी पड़ेगी। लेकिन कई बार इतनी ज़्यादा अमाउंट खर्च करने के बाद भी बैंक जो है वो एनपीए को रिकवर नहीं कर पाते हैं। बैंक आउटस्टैंडिंग अमाउंट की पूरी अमाउंट को रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा, मतलब अगर रिकवर करना भी चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट को उनको फेस करना पड़ता है। इफ़ेक्ट ऑन ऑनेस्ट बोरोवर। कई बार बैंक क्या करता है कि बैंक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम अपने डिफ़ॉल्टिंग बोरोवर्स को देता है कि अगर, मतलब उनको एक स्कीम दी जाती है कि आप एक ही बार में अपने आउटस्टैंडिंग लोन को रीपे कर सकते हो। तो इन सेटलमेंट स्कीम के अंदर बैंक जो आउटस्टैंडिंग लोन होती हैं उनकी कुछ परसेंटेज को वो माफ़ भी कर देता है। तो जो ऑनेस्ट बोरोवर होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी टाइम पर अपने लोन को रीपे किया होगा, तो उनको इस केस में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट सी उनको फील होती हैं। मतलब उनको लगता है कि हम भी पे ना करते, तो अगर आज हम पे करते तो हमें कम रीपे करना पड़ता। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है एनपीए का। नेक्स्ट आता है नेगेटिव इफेक्ट ऑन द इमेज ऑफ इकोनमी। एनपीए की वजह से इकोनमी के जो फिनेंशियल सिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं तो वो कंट्री की क्रेडिट रेटिंग की ग्रेड को कम कर देती हैं, क्योंकि जैसे जैसे एनपीए बढ़ता है तो जो इकोनमी है वो डाउन जानी शुरू हो जाती हैं। तो ग्लोबल इन्वेस्टर इस तरह की कंट्रीज़ के लिए इन्वेस्ट करना भी वो अवॉइड ही करते हैं, वो हेजिटेट करते हैं, और इस तरह की कंट्रीज़ के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो रेट है वो कम हो जाती हैं। डीमोरलाइजेज द बैंक स्टाफ। एनपीए के डर की वजह से जो बैंक स्टाफ होता है तो उनका भी जो मोरेल है वो डाउन चला जाता है। बैंक स्टाफ क्या करते हैं कि जो बेचारे जेन्युइन कस्टमर्स होते हैं इवन उनको लोन देते हुए भी वो हेजिटेट करते हैं। बैंक की जो लैंडिंग पॉलिसी होती है बहुत ज़्यादा वो रिजिड हो जाती हैं। कई बार बैंक क्या करते हैं, मतलब कई बार उनके सामने
अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, लेकिन उनको हमेशा एक डर बना रहता है। वो ओवर कॉन्शियस से हो जाते हैं और वो मनी उधार नहीं देते हैं। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है जो बैंक को फेस करना पड़ता है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट ही आते हैं अगर हम एनपीए की बात करें। फिर है मेजर फॉर सॉल्यूशन द प्रॉब्लम ऑफ एनपीए। एनपीए की प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, कैसे दूर किया जा सकता है। तो एनपीए की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 3 तरह के मेजरमेंट है जिनका यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहला प्रिवेंटिव मेजर्स आते हैं, देन रेमेडियल मेजर्स आते हैं और लास्ट में ड्रास्टिक मेजर्स आते हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर की। तो प्रिवेंटिव मेजर क्या होते हैं कि स्टार्टिंग से ही एक तरह से प्रिवेंशन करना लोन देने से पहले। तो इसमें सबसे पहला है प्रॉपर वेरिफिकेशन, लेस पॉलिटिकल प्रेशर और थर्ड आता है प्रॉपर क्रेडिट अप्रेजल। तो हम पहले बात करते हैं प्रॉपर वेरिफिकेशन कि जब बैंक किसी को लोन देता है तो उसको बोरोविंग जो कस्टमर्स हैं उसकी फिनेंशियल पोजीशन को पहले वेरीफाई कर लेना चाहिए लोन देने से पहले, ताकि बाद में लोन की रिकवरी के रिगार्डिंग किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है उसको पहले से देख लेना चाहिए। लेस पॉलिटिकल प्रेशर। जो रूलिंग पार्टी होती हैं मतलब उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि वो बैंक की जो वर्किंग है उसके बीच में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस ना करे, क्योंकि कई बार जो बैंकिंग जो ऑफिसर्स होते हैं उनको पॉलिटिकल प्रेशर में आकर लोन देना पड़ता है, एडवांसेस देने पड़ते हैं और जिनको बाद में रिकवर करना पॉसिबल नहीं होता है। प्रॉपर क्रेडिट अप्रेजल। लोन देने से पहले जो बैंक ऑफिसर्स होते हैं तो उनको पार्टी का एक प्रॉपर क्रेडिट अप्रेजल करवा लेना चाहिए। तो इसमें जो क्रेडिट मैनेजमेंट है उनको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे जो बोरोवर हैं जो लोन लेना चाहता है तो उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसकी सिलेक्शन करनी चाहिए। देन फिर ये चेक करना कर लेना चाहिए कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो वायबल है मतलब जो सही है उसी को फिनांस करना चाहिए, उसी के लिए लोन प्रोवाइड करना चाहिए। सिर्फ लोन देने के बाद ही काम खत्म नहीं हो जाता। लोन की सैंक्शन करने के बाद भी प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, फॉलो अप एक्शन लेना चाहिए। देन जो बोरोवर हैं उनके साथ एक कॉन्टिन्यूटी में कांटेक्ट बनाकर रखना चाहिए। फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में रेगुलर कॉल करते रहना चाहिए। इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट की कलेक्शन को इंश्योर करना चाहिए कि ये जो दोनों अमाउंट है वो हमें वापस मिल जाएगी। क्रेडिट अप्रेजल को अपग्रेड करना चाहिए, मतलब एक डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए अपने ऑफिसर्स को। तो ये जो सारे मतलब इन सब स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए जब भी बैंक किसी को पैसा देता है। तो ये तो है प्रिवेंटिव मेजर। सेकंड हम बात करते हैं रेमिडियल मेजर की। रेमिडियल मेजर में क्या होगा कि किस तरह की रेमेडीज़ हैं जिनका यूज़ किया जा सकता है, कैसे लोन की रिकवरी कर सकते हैं। तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला फिक्सेशन ऑफ सूटेबल रीपेमेंट शेड्यूल, स्पीडी रिकवरी, compromise with borrower, settlement of cases with deposit insurance and credit guarantee corporation। तो हम पहले बात करते हैं फिक्सेशन ऑफ सूटेबल रीपेमेंट शेड्यूल। जो शेड्यूल होगा जो रीपेमेंट का होगा तो उसको प्रॉपर वे से फिक्स कर लेना चाहिए, मतलब एक सिंक्रोनाइजिंग हम कह सकते हैं कि जो हमारा इनकम जनरेशन पीरियड होगा हमें देखना चाहिए कि बोरोवर की रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो उस केस में हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक सूटेबल रीपेमेंट शेड्यूल हमें फिक्स कर देना चाहिए कि हमारे एनपीए में किसी एसेट को कन्वर्ट होने से पहले ही वो जो पेमेंट है वो हमारे पास आ जाए। सेकंड है स्पीडी रिकवरी। जो हमारे एडवांस वगैरह होते हैं तो उसमें क्या होते हैं कि वो जो लोन प्रोवाइड करने चाहिए वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम के अंदर दिए जाने चाहिए। तो बैंक को मतलब जो एडवांस इस तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं तो बैंक ऑफिसर्स को कुछ एग्जैक्ट डेटा उनके पास होना चाहिए कितनी अमाउंट को हमने रिकवर किया है। बैंक को इसके लिए बैंक क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के जो लेजिस्लेशन है उनका वो यूज़ कर सकते हैं कि बैंक के जो ओवरड्यूज़ हैं उनको रिकवर करवाने में गवर्नमेंट हेल्प कर सकती हैं। तो जो भी डिफ़ॉल्टर वगैरह होते हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। रिकवरी कैंप्स को ऑर्गेनाइज़ किया जाना चाहिए। एरिया वाइज़ डिफ़ॉल्टर की लिस्ट प्रिपेयर करनी चाहिए
और उनके साथ एक कांस्टेंट फ़ॉलो-अप उनको करना चाहिए जो बोरोवर हैं, और उनको मॉनिटर करते रहना चाहिए। तो मीन्स एक रिकवरी करने के लिए पूरा का पूरा हमेशा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। थर्ड आता है कॉम्प्रोमाइज़ विद बोरोवर। को मतलब एक नेगोशिएशन भी किया जा सकता है बोरोवर के साथ, एक कॉम्प्रोमाइज़ भी किया जा सकता है। जो पर्सन अपने टोटल लोन की अमाउंट का कुछ परसेंटेज पे करना चाहता है, ठीक है, तो उसको कुछ कंसेशन दिया जा सकता है। तो बैंक क्या कर सकता है, प्रपोजल दे सकता है, मतलब एटलीस्ट एनपीए को कम किया जा सके। जो फंड है उनको रिसाइकिल किया जा सके कि बिल्कुल ही रिकवर ना हो, एटलीस्ट कुछ अमाउंट तो रिकवर हो जाए। तो बैंक को ट्राई करना चाहिए कि जो मिनिमम एक्सपेंसेस के बेस पर मैक्सिमम अमाउंट को रिकवर किया जा सके। तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किए जा सकते हैं, प्रपोज़ल किए जा सकते हैं। लास्ट आता है सेटलमेंट ऑफ केसेस विद डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, डीआईसीजीसी। डीआईसीजीसी क्या करती हैं? ये बैंक्स को लोन देने के लिए गारंटी प्रोवाइड करती हैं कुछ कंडीशंस के साथ। अगर डीआईसीजीसी ये कवर अवेलेबल होता है तो बैंक को मतलब सारी फॉर्मेलिटीज़ के रिगार्डिंग जो भी कंप्लीट कर लेनी चाहिए, जो भी नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं इस क्लेम के लिए, और प्रॉपर फॉलो अप एक्शन लेना चाहिए उसको, ताकि जो क्लेम है उसकी सेटलमेंट हो सके, कि एनपीए को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। अब हम थर्ड मेज़र की बात करेंगे, दैट इज़ ड्रास्टिक मेज़र। अगर पहले दोनों मेथड जो हमने प्रिवेंटिव मेथड और रेमेडियल मेथड की बात करी है, अगर ये दोनों मेथड का यूज़ करके भी अमाउंट को रिकवर नहीं किया जा सकता है, तो उस केस में ड्रेस्टिक मेजर का यूज़ किया जा सकता है। मींस ड्यूज़ की रिकवरी के लिए स्यू फाइल किया जा सकता है लोक अदालत में, सिविल कोर्ट में, डेप्ट रिकवरी जो ट्रिब्यूनल होते हैं, तो वहाँ पर स्यू फाइल किया जा सकता है। इसमें कई बार होता है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन फिर भी मतलब अमाउंट रिकवर हो जाती हैं। तो जो भी प्रोसीडिंग है, अगर हमारे पास मतलब अगर लगता है कि लोन रिकवर नहीं होगा, तो उस केस में इस प्रोसीडिंग को जल्दी से स्टार्ट कर लेना चाहिए, डिक्री को रिसीव कर लेना चाहिए। जितनी भी हमारी जो भी डेटर की जो एसेट वगैरह हैं, तो उनकी हमें लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी चाहिए, जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। एडवोकेट को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि जो एग्जीक्यूशन की जो प्रोसीडिंग है उसको फाइल कर ले, तो डिक्री को एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल मतलब जल्दी से सेल करा लेना चाहिए, जो भी बोरोवर की सैलरी वगैरह के रिगार्डिंग डिक्री ली जा सकती हैं। तो इसके बाद क्या होगा, जो रिकवरी मैनेजमेंट है, मतलब जो रिकवरी मैनेजमेंट है जिसको मनी को रिकवर करना है, तो उसकी कोशिश रहनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके इस अमाउंट को रिकवर किया जा सके। मतलब जो भी ये सारे इसके सारे जो भी अभी हमने मेजर्स की बात करी हैं, तो इनको सीरियसली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इस अगर हम सीरियसली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो एनपीए की प्रॉब्लम को हम काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। लास्ट आता है एनपीए का जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज सजेशंस फॉर रिड्यूसिंग एनपीए। एनपीए को कैसे कम किया जा सकता है? तो एनपीए को कम करने के लिए मतलब कौन कौन से ऐसे सजेशंस हैं जिसको फॉलो करते हुए एनपीए को हम कम कर सकते हैं? सबसे पहला है, जो एनपीए की प्रॉब्लम है प्रॉपरली उसको स्टडी करना ज़रूरी है। एनपीए की प्रॉब्लम को प्रॉपर वे से स्टडी करने की रिक्वायरमेंट होती है, ब्रांच वाइज, अमाउंट वाइज एंड एज वाइज कितना पुराना एनपीए है। उसके बाद लोन रिकवरी पॉलिसी को प्रॉपर वे से फॉर्मुलेट करना चाहिए। स्ट्रैटेजीज को प्रॉपर अडॉप्ट करना चाहिए जिससे एनपीए को मिनिमाइज किया जा सके। देन रिकवरी सेल को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। स्पेशल रिकवरी सेल को क्रिएट करना चाहिए हेड ऑफिस में, जो रीजनल एरिया ऑफिस होते हैं वहाँ पर, एनपीए को रिकवर करने के लिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल ब्रांचेस, जो क्रिटिकल ब्रांचेस हैं जहाँ पर ज़्यादा एनपीए हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। रिकवरी कैंप ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। अपने ऑफिसर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए जिससे वो लोन को रिकवर कर पाए। और प्रमोशन टू गुड बैंक ऑफिसर्स, कि जो बैंक ऑफिसर जो जल्दी से लोन को रिकवर करने में हेल्प करते हैं, मतलब जो एक प्रॉपर क्रेडिट अप्रेजल के बाद लोन देते हैं, एनपीए जहाँ की कम होती हैं, तो उन बैंक के ऑफिसर्स को अवार्ड दिया जाना चाहिए, उनको प्रमोट किया जाना चाहिए।
तो दैट मीन्स इन सारे सजेशंस को अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो एनपीए की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर बैंक की पूरे एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती हैं। अगर हर एक बैंक इस चीज़ को समझ लेता है और लोन देने से पहले बोरोवर की पूरी तरह से उसकी स्क्रूटनी करता है, पूरी तरह से उसकी स्टडी करता है उसके बारे में और फिर उसको लोन प्रोवाइड करता है, तो हो सकता है कि जो एनपीए की प्रॉब्लम है वो अराइज ही ना हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। थैंक यू।